एक्स्ट्रा। तो जब भी आप कोई डेटा लेते हैं तो मान लीजिए आप माने करंट मेजर किए और वाई एक्सिस पे मान लीजिए आपका वोल्टेज मेजर है, ठीक है। तो जब आप करंट वर्सेस वोल्टेज डेटा लेते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं, ठीक, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं। बट मान लीजिए एक रिलेशन है V इक्वल टू आई आर। अब सब सपोज आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका स्लोप ही तो होगा ना। तो मान लीजिए जब इसको आप प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा आपको प्लॉट करना है, बट बहुत सारे डेटा क्या हैं इस रेंज के, इस स्ट्रेट लाइन के बाहर भी हैं। तो आप एरर एनालिसिस दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है तो ग्राफिकल एरर एनालिसिस में क्या करते हैं कि जितने भी ये डाटा पॉइंट्स है, जितने भी वी मेजर किए, माने 10 पॉइंट है तो 10 का मेजर कर लिए, माने 5 वोल्ट था, 7 वोल्ट था, 8 वोल्ट था, 10 वोल्ट था, ठीक है। तो सारे का मीन ले लीजिए, ठीक। तो मीन ले लेंगे तो मान लीजिए वी आई क्या हो जाएगा, मीन जितना भी, सॉरी, एवरेज कितना हो जाएगा आपका वी आई, और मान लीजिए डिवाइडेड बाई मतलब सारे वोल्टेज को ऐड कर लीजिए, और जितना नंबर्स है मान लीजिए n है तो n से डिवाइड कर दीजिए, n डेटा लिया है तो इसमें डिवाइड करिए तो आपका एवरेज मिल जाएगा। तो 30/4 30/4। हाँ अच्छा, इस केस का आप बता रहे हैं, मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होता है एरर एनालिसिस में, सेंट्राइड कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप इसका सेंट्राइड निकाल लेंगे तो सेंट्राइड की क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप उसका मीन लेंगे तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब इस सेंट्राइड से पास करने वाली दो प्लॉट ऐसे खींचेंगे, ठीक है, कि सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर ले, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंक्लूड कर ले तो जो स्लोप होगा, इसका इस लाइन का भी कुछ स्लोप होगा, इसका भी कुछ स्लोप होगा, ठीक। तो आप एरर एनालिसिस जो करते हैं इसमें, तो जो जो भी स्लोप आया आर मान लीजिए जो भी आपने कैलकुलेट किया, तो इस एंगल को आप मेजर करेंगे तो इसका भी जब tan थीटा लेंगे तो आपको ये इसमें वही आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना क्या करना है। जैसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है ना आपके, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, तो एक लाइन होगी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से पास कर रही है, वो आपकी मेन लाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उस लाइन पे आप उसका सेंट्राइड कैलकुलेट करेंगे, सेंट्राइड कैलकुलेट करने के बाद जो है आप दो लाइन उस पॉइंट से सेंट्राइड से पास करती है दो लाइन ऐसे ड्रा करेंगे जो कि इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करे, ठीक है। जैसे लाइन ड्रा किया तो इसमें जितने भी पॉइंट्स इसको कवर कर रहा है, तो ये क्या बताता है लाइन की कितना डेविएशन है स्टैंडर्ड लाइन से, ठीक है। तो वही जो इसका स्लोप हो जाएगा वही इसका एरर होगा, ठीक है। एक मेथड तो ये है, इसको ग्राफिकल एरर एनालिसिस कहते हैं। दूसरा मेथड आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, पढ़ा है कि नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स समथिंग है, ठीक। तो क्या करते हैं इसका, सबसे पहले इसका लॉग लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा log y log m, ठीक, प्लस log x। फिर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल y बाई वाई, डेल m बाई m, डेल x बाई x, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी डेल x क्या है, तो आपके डिवाइस में मान लीजिए आपने माइक्रोमीटर यूज किया है, ठीक है। इन केस एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए माइक्रोमीटर यूज किया तो उसका लिस्ट काउंट होगा कुछ, क्या लिस्ट काउंट है उसका। मान लीजिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेटिंग वाली एक्सपेरिमेंट, उसमें जो लिस्ट काउंट था वो कितना था आपका 0.001 सेंटीमीटर, यही था ना लिस्ट काउंट। तो 0.001 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट, तो डेल एक्स की जगह पे आप वो लिस्ट काउंट रख देंगे, और जो भी वैल्यू आई थी थीटा की यहाँ आप लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये जो डेल एम है और जो डेल एक्स है वो उसकी लिस्ट काउंट है, ठीक। तो यहाँ से आपका जो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेल वाई हो जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमम क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए इक्वेशन कैसा भी हो सकता है, m बाई एक्स टाइप का हो सकता है या निगेटिव आता, पर मैक्सिमम करने के लिए सारे को क्या कर लेते हैं, सारे एरर्स को ऐड कर लेते हैं। पढ़ा है ना इस तरह का इंटरमीडिएट में। यस सर। हाँ, तो दोनों मेथड है, कोई भी मेथड आप यूज करके, तो जिसमें प्लॉट करना है उसमें आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं, और जिसमें आपको प्लॉट नहीं करना है उसमें आप ये मैक्सिमम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरर ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए लिस्ट काउंट मेजर करना जरूरी है जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें एरर आती कैसे है, मेजरमेंट में एरर आ ही सकती है, क्योंकि जब आप मेजर करते हैं मान लीजिए आपका जो एक्सपेरिमेंट था
जैसे आपका वर्नियर स्केल और मेन तो आपने देखा था ना, जैसे कुछ मेन स्केल था, फिर उसके बाद इसमें वर्नियर स्केल थे, तो आप देख रहे थे ना कि कौन सी लाइन एकदम सीधे मैच कर रही थी। तो हो सकता है इस कैलकुलेशन में आपको, आप जो मेजर कर रहे हैं दूसरा कोई दूसरा मेजर कर रहा हो, आप कहें कि इसकी 1 2 3 चौथी लाइन एग्जैक्ट मेन स्केल से मैच कर रही है वर्नियर की, और कोई कह सकता है कि पांचवी लाइन मैच कर रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप ये जो है एरर हो सकता है, तो इसी एरर को कैलकुलेट आपको वहाँ करना है, तो एरर्स आएँगे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? तो ऐसा मत समझिएगा कि सिम्युलेटेड वर्क है, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्लियर है ना कि कोई डाउट है? सो वर्चुअल लैब में करने पर भी हाँ, एरर एरर होगा? बिल्कुल होगा। जैसे अब अभी आप ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट, 1 मिनट, क्लास वर्क यहाँ खुला हुआ है ना, तो आपका एक एक्सपेरिमेंट जो हमने बताया था उस दिन, न्यूटन्स रिंग ही देख लेते हैं। तो जैसे इसी एक्सपेरिमेंट में है आपका, मान लीजिए आपने क्या किया था, मीडियम एयर यूज चूज़ किया, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है ये, सोडियम लाइट ऑन किया, ठीक? आपको ये दिखना शुरू हो गया ना, तो मान लीजिए आपने मेजर कर रहे हैं ये, आपने यहाँ पे पोजीशन रखा, तो आप इसमें इसमें देख पा रहे हैं क्या ये? इसमें देख पा रहे हैं जैसे वर्नियर का कौन सा, इस वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बताएंगे? तो इसमें तो एरर हो सकती है ना, तो इस तरह का जो भी आप डेटा लेंगे, चूंकि आप अपनी आंखों से ले रहे हैं ना, मेजरमेंट किससे कर रहे हैं, अपनी आई से ले रहे हैं, आपके सेंसर तो यही है ना, क्योंकि डेटा ये ऑलरेडी नहीं दे रहा है ना, यहाँ पे तो दे नहीं रहा है डेटा आपको, तो डेटा आपको यहाँ से जनरेट लिखना है, नोट करना है ऑब्जर्वेशन। तो मान लीजिए आप यहाँ बोले कि 10वां 20वां लाइन जो है वर्नियर स्केल का डायरेक्टली इससे मेन स्केल से मैच कर रहा है, इसलिए वर्नियर स्केल की रीडिंग आपकी हो जाएगी 20 इंटू 0.001। बट कोई दूसरा कर सकता है कि नहीं 21th मिल रही है, तो ये इतने मेरर एरर्स हो सकते हैं, तो इसलिए वर्चुअल एक्सपेरिमेंट में भी एरर्स आएंगे, ठीक है ना? एरर्स तो आएंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? एरर एनालिसिस कैसे करनी है ये भी आपको पता है, ठीक? देखिए कैलकुलेशन आपको खुद करना है ना, डेटा जनरेट करना है और कैलकुलेशन करना है, इतना सारा काम है, बाकी तो एज इट इज उसने लिख के तो दे ही दिया है। जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो देख रहे हैं एम भी लिखा है, ऑपरेटर्स क्या लगेगा, थियरी भी क्या है, तो थियरी में तो पूरा नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही आपको लिखना है, तो मैक्सिमम चीजें दे दी हैं, बस आपको डेटा जनरेट करना है और कैलकुलेशन करना है, ठीक? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, सोलेनॉइड चाहिए। सोलेनॉइड क्यों चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। करंट सप्लाई चाहिए, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई सोलेनॉइड क्या है, एक तरह से कॉइल्स ही तो है, कॉइल्स में जब करंट जाएगी तो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आपको एक प्रोब चाहिए, प्रोब का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स उस प्रोब से पास हो रही है, उसे जो है वो कैलकुलेट करेगा। और एक डिजिटल गॉस मीटर चाहिए जो कि प्रोब के रीडिंग्स को मैग्नेटिक फील्ड में रीड करता हो। उसके बाद आपको एक हॉल इफेक्ट apparatus, उसमें हॉल इफेक्ट apparatus में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कांस्टेंट करंट जनरेटर हो सकता है, डिजिटल मिली वोल्टमीटर एंड हॉल प्रोब, बेसिकली यही सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक है? तो थियरी क्या है इसमें, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना ये एरो से, तो क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है एरो, ठीक? अब मान लीजिए ये आपका कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक? ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो इसका जो सरफेस है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, ठीक? तो अब क्या है कि अगर उसको उसकी बायसिंग कर देते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो क्या होता है, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू करती है, ठीक है? फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो क्या होगी, करंट फ्लो करना शुरू होगी। करंट फ्लो कर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो चार्ज कैरियर्स क्या होती है, मूव करती है। तो चूंकि चार्ज कैरियर्स मूव करती है, तो चार्ज के अंदर क्या होती है, कुछ वेलोसिटी, कुछ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर किसी मूव कर रहे हैं, ठीक है,
भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो होगी ना। जब करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जरूरी है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होने की वजह से, और उसके बाद यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप जानते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक। कौन सा फोर्स लगता है, उसको आप बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। याद है ना। यस सर। तो लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो चार्ज जो सीधे चले जाने चाहिए थे, इस पे फोर्स लगता है तो किस जा रहा है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस पे एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक। ठीक है। तो और होल जो है इस सरफेस पे एक्यूमुलेट होने लगता है, तो इस पर क्या होता है, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जिसकी वजह से इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, होना चाहिए कि नहीं। यस सर। हाँ, तो जब इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. प्रोड्यूस हो गई तो इसी वोल्ट इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सरफेस के बीच में। तो ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है दो अपोजिट सरफेसेस पे, उसको हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज, ठीक। अभी हॉल वोल्टेज जनरेट हो गया, अब इसको अगर एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देंगे दोनों इंड्स को, तो क्या होगी, एक हॉल करंट फ्लो करेगी, ठीक। समझ में आया ना। ये W क्या है इसकी, ये W जो दिया है ये क्या है, इसकी लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, और इसकी एक T जो है इसकी थिकनेस है। तो फिर हॉल इफेक्ट समझ में आया ना, क्या यही हॉल इफेक्ट है कि जब किसी सेमीकंडक्टर में कोई करंट फ्लो करती है तो अपोजिट सरफेसेस पे क्या होते हैं, करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो सरफेसेस होते हैं उस पे वोल्टेज डेवलप हो जाता है, इसी वोल्टेज को हॉल वोल्टेज बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं आप, हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट तो बहुत सिंपल सी चीज है, समझिए लॉरेंट्ज फोर्स लग रहा है किसी चार्ज कैरियर पे, उसकी वजह से वोल्टेज डेवलप हो जा रहा है, उसी को आपको मेजर करना है। अब इस इफेक्ट को भाई एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ेगा ना, कैसे, आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप देखते हैं हाँ वोल्टेज करंट हॉल करंट वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो आप वोल्टमीटर से इस अपोजिट सरफेस का वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह आप इस हॉल इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई क्या करना है, इसके लिए थियरी दी गई है, तो उसमें आपको हॉल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यही है ना, हॉल वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द सिंपल मटेरियल। फिर इस हॉल वोल्टेज कैलकुलेशन से आप क्या निकालेंगे, हॉल कोएफिशिएंट निकालेंगे और कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक। तो अभी कैलकुलेशन देखिए क्या है, ये लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से, अब देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि हमेशा चार्ज डेवलप होते रहेंगे, देखिए अगर इस पे निगेटिव चार्ज आया इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो दो फोर्स लग रहे हैं चार्ज पे, एक हो गया इस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा कूलॉम फोर्स, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये आपको रिलेशन मिलता है E इंटू ई इज इक्वल टू ई वी वी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद जब आप करंट के लिए जो रिलेशन है, मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो करंट फ्लो करेगी क्या होगी, आई इक्वल टू एन ई ए वी होगी, ठीक। तो अभी कैलकुलेशन जब आप पूरा करेंगे तो आपके लिए जो हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन आता है ये आता है, ठीक। तो हॉल वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, हॉल वोल्टेज डिपेंड करता है कितनी करंट, प्रोपोर्शनल होता है ना, हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वलिटी में इक्वल करने के लिए दोनों को कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं हॉल कोएफिशिएंट, ठीक। यही RH जो है आपका हॉल कोएफिशिएंट है, ठीक। तो इसी RH को आपको कैलकुलेट करना है। ये RH क्या होता है, RH को जब एक्सपेरिमेंट देखा गया तो RH को थियोरेटिकली कैलकुलेट किया गया तो देखा गया RH इज इक्वल टू 1/N ई। N क्या है आपका, कैरियर कंसंट्रेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर आपको वोल्टेज डेवलप मेजर कर लें, ठीक, अगर आपको उसकी थिकनेस पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, और आपको करंट पता हो और मैग्नेटिक फील्ड पता हो, तो आप हॉल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे ना। VH मेजर नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कितना अपोजिट सरफेस पे कितना वोल्टेज डेवलप हुआ वो आप मेजर कर लेंगे वोल्टमीटर से। T थिकनेस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कितनी थिकनेस है उसे आप मेजर कर लेंगे। उसके बाद उस सेमीकंडक्टर में आप कितना करंट पास करा रहे हैं एक्सटर्नली,
उसे आप आई मेजर कर लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने सोलेनॉइड में करंट पास करा के प्रोड्यूस की है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर कर सकते हैं। जब आप सारे मेजरमेंट कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की ये RH कैलकुलेट कर लेंगे। RH क्या है आपका, हॉल कोफिशिएंट, और हॉल कोफिशिएंट कैरियर कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है, RH इज इक्वल टू 1/Ne। क्लियर है? तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला हॉल वोल्टेज और दूसरा करियर कंसंट्रेशन, वो जो है आपका करियर डेंसिटी जिसे बोलते हैं यन। कोई डाउट तो ऐसे है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सी फिजिक्स है इसमें। लॉरेंट फोर्स और कूलॉम फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं। वोल्टेज डेवलप होने की वजह से जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हॉल कोफिशिएंट के लिए एक्सप्रेशन आता है, हॉल कोफिशिएंट के लिए फार्मूला मिल गया, और उसके बाद आपको करियर कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला मिल गया। जब दोनों का यूज करके आपको निकालना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकालना है, तो हॉल कोफिशिएंट के लिए क्या चाहिए आपको, वोल्टेज चाहिए, थिकनेस चाहिए, करंट चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक, ऐसे करियर कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए आपको, RH चाहिए, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है ना ये? अब एक्सपेरिमेंट पे जाएं। तो ये आपका सेटअप है, ये सेटअप देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको? यस ये सर। क्या होगा, इसको बता सकते हैं क्या है ये, देखने से कुछ आइडिया लग रहा है? सेमीकंडक्टर मटेरियल सोलेनॉइड। हाँ बिल्कुल। तो ये आपका जो है दोनों दो सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि क्या है, क्वाइल्स है ना, इसमें बहुत सारे राउंडिंग है, सर्कुलर क्वाइल्स इसमें लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि इसके सेंटर पे, इसके इस क्वाइल के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रेट होगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, along द एक्सिस ऑफ दिस क्वाइल। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड करंट नहीं जाएगी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पावर सप्लाई चाहिए। तो ये आपका पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई का काम क्या है कि इस इन कॉइल्स में करंट पास करती है। जब इस कॉइल्स में करंट पास करेगी तो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है। ठीक, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब दूसरी चीज आती है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप जो है पहले क्या करेंगे कि इस करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे है, इसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे प्रोसीजर में। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट से, जैसे आप करंट पास करते हैं, 1 एम्पियर पास किया तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, 2 एम्पियर पास किया तो डबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, 4 एम्पियर तो उसके 4 गुनी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे पहले एक प्लॉट पे, एक ग्राफ आपको प्लॉट करना है इसमें करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड मेजर कैसे करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक डिवाइस आती है जिसे बोलते हैं गॉज मीटर। गॉज मीटर भी जो है बेसिकली हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो चूंकि लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑलरेडी अवेलेबल है गॉज मीटर्स। तो मान लीजिए इसमें क्या कराई, उसी गॉज मीटर को हम बोलते हैं प्रोब, तो इंसर्ट प्रोब। तो अब देखिए ये प्रोब है आपका, लैब में भी रखा हुआ अपने वहाँ। तो ये प्रोब है, इसका ये टिप है जो रेड कलर में दिख रहा है ना, वो इसका टिप है। तो ये प्रोब जो है इस गॉस मीटर से कनेक्टेड है। गाज मीटर का मतलब क्या है, गाज किसकी यूनिट है, गाज तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है ना। तो गाज मीटर से जब एक कनेक्टेड है तो जब इस प्रोब को आप अंदर डालेंगे ना, पुश करेंगे, तो पुश करेंगे तो जब ये प्रोब क्या है इसके अंदर आ गया, कहाँ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आ गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से पास कर रही हैं, ठीक है, इस प्रोब के सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं उसके वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, आपका ये गॉस मीटर बताएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे करंट आप इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करते हैं आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करती है। तो लाइए देखिए करंट बढ़ा के, अभी कितना है करंट बढ़ाएं, 1.5 पे देखिए कुछ बढ़ा है यहाँ पे रीडिंग, चेंज हो रहा है ना, देखिए यहाँ करंट चेंज हो रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रही है। तो एक प्लॉट ए कर लेंगे, ठीक है,
क्योंकि आप हमेशा डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप यहाँ पे जब अपना सैंपल लगाएंगे ना तो उस समय इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए इससे तो लगा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं कि 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 2 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और 4 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसका एक आपको प्लॉट बनाना होगा, ठीक। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये प्लॉट हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट का। और दूसरा है हॉल इफेक्ट सेटअप के लिए। अब क्या है, अब देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इसमें जा रही है उसी तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो करंट पहले कम कर सकते हैं यहाँ से, अभी नहीं हो रहा है कम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो गॉस करंट और वोल्टेज, अभी क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका वही है जो फिगर में दिखा रहे थे ना आपको कि जो ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो इसके जो 4 सरफेस होंगे, एक इंडे होगा, दूसरा इंडे होगा, तीसरा चौथा ये होगा, ठीक है। तो दो के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग हॉल करंट यहाँ से आप, या इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें जो है एक करंट है किसमें है मिली एम्पियर में, दूसरा क्या है, तो मतलब करंट और वोल्टेज दोनों आप मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस सैंपल को ये इसके अंदर पुट करना है। तो आप पहले क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करिए इंसर्ट हॉल प्रोब, ठीक। अब हॉल प्रोब लगा रहे हैं, अंदर डाल दिए इसमें, ठीक। अब करंट जो है मान लीजिए आपने 1 एम्पियर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब थिकनेस चूज कर लीजिए, कितनी थिकनेस का आपका सेमी, इसकी थिकनेस कितनी है आपको तो आइडिया नहीं है, आप कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में तो नोट किया रहता है। मान लीजिए इसकी थिकनेस आपकी 0.3 mm है, ठीक। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल आपने कौन सा यूज किया, जर्मेनियम, ठीक। इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, एल्युमिनियम यूज कर लीजिए, कोई मेटल भी यूज कर लीजिए, गोल्ड भी, सारे में ऑल इफेक्ट मिलेंगे आपको। तो अब कितने करंट, ठीक, मान लीजिए करंट हॉल करंट आपने फिक्स कर लिया 1.5। अब कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है देखिए, तो आपका 14.37 वेट करंट के करस्पॉन्डिंग ये आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको वेरी करके, थिकनेस को नहीं वेरी करना है, करंट को वेरी करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग दो तरह का वेरिएशन आप कर सकते हैं। पहले क्या कीजिएगा, आप इसे मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर लीजिएगा, जैसे आपने 1 एम्पियर पे फिक्स कर लिया। अब आपको वेरिएशन लेना है हॉल करंट वर्सेस हॉल वोल्टेज, ठीक। तो आप जो है इसको जो है चेंज करते जाइएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो है करंट और वोल्टेज आप मेजर कर लेंगे, ठीक। तो इससे इस यहाँ शो रिजल्ट, तो हॉल कोएफिशिएंट देखिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रहा है उसी फार्मूले का यूज करके। तो ये सारी चीजें आप अपने टेबल में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक सेट हो गया, दूसरे सेट के लिए क्या करेंगे, किसी और मैग्नेटिक फील्ड पे आप कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए मैं बी कुछ फिक्स रखा, मटेरियल जर्मेनियम यूज किया, थिकनेस ए किया और हॉल करंट आपका मान लीजिए इतना है, तो आप करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या करना है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कोई डाउट इसमें। सर इसमें एरर कहाँ से निकालेंगे, इसमें एरर जानते हैं, इसमें ग्राफिकल है, चूंकि इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो चूंकि इसमें क्या है डिजिटल रीडिंग दे रही है, तो इसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हो सकता है कि जब आप ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसमें जो करंट का जो, हाँ एरर इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसकी कुछ लिस्ट काउंट होगी, है ना, इस एम्पियर मीटर की कुछ लिस्ट काउंट है कि नहीं है ना, 4 से 6 के बीच में कितने हैं, तो वहां से डेल्टा आई मिल जाएगा, तो उससे आप मैक्सिमम पावर एरर भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका भी आपको मान लो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसमें देखिए कितने पे चेंज हो रहा है ये, इसकी भी आपकी लिस्ट काउंट वही हो जाएगी ना, 0.001 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3rd डिजिट तक रीड कर रहा है ना, तो वोल्टेज का जो लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, जो मिनिमम आप मेजर कर सकते हैं इस डिवाइस से वही होगा 0.001 वोल्ट। तो आप इसमें भी मैक्सिमम प्रोबेबल एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जो हमने बताया था ग्राफिकल एरर एनालिसिस का, वो भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि सारे डेटा
एक पॉइंट पे ही है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही मिले, हो सकता है स्कैटर्ड मिले। तो एक्सपेरिमेंट तो हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको अभी हम जो थर्ड यूनिट चल रहा है ना, तो थर्ड यूनिट में भी कुछ डाउट हो सकते हैं आपको। ये सबसे आसान यूनिट है, जो थर्ड यूनिट है आपका क्वांटम फिजिक्स वाली, वो बहुत ही आसान यूनिट है। तो उसमें आपको याद होगा हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस कर रहे थे। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है उसका डिफिनीशन हमने बताया था, ठीक है, कोई बताएगा? ये सर, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन की क्षमता 100% होती है। हाँ, मतलब जो भी रेडिएशन से फॉल करती है सारे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ, ठीक ठीक। तो इन जनरल क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी मान लीजिए किसी, आपने देखा होगा ना, कोई मेटल को हीट करते हुए देखा होगा गाँव में, कभी गाँव में गए हो तो किसी भी मेटल को लोग हीट करते हैं ना, वहाँ पे कोई बर्तन वर्तन बनाते हैं जो लोग, उदाल जो लोग बनाते हैं, तो आपने कैसे देखा लोहे होगा। को? हाँ, लोहे को जब हीट यस सर। करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, देखा है ना। पहले कौन सा, पहले तो आपका कौन सा कलर होता है, रेड होता है। रेड। बाद में क्या, बाद में क्या आ जाता है, ब्लू हो जाता ब्लू। है। तो वो रेडिएशन भी एक तरह का ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जैसे क्या होता है जब आप कलर चेंज करते हैं, मतलब आपका जब रेड था तो उसका मतलब क्या है कि उसमें डोमिनेंस किसका है, एक्चुअल में क्या है, जो बॉडी मेटल जो है रेडिएट तो कर रही है, सारे वेवलेंथ को रेडिएट कर रही है, इंफ्रारेड से लेके यूवी तक सारे वेवलेंथ को वो रेडिएट कर रही है। बट जब वो लाल दिख रहा है, मतलब रेड दिख रहा है, उस समय डोमिनेंस किसका है, उस समय डोमिनेंस रेड कलर के वेवलेंथ की है, ठीक है, रेड लाइट की डोमिनेंस है, इसलिए वो रेड दिख रहा है। जब वो ब्लू अपीयर होने लगता है तो उसका मतलब है कि उस समय उस डोमिनेंस जो है ब्लू वेवलेंथ की है, ठीक। तो जैसे आपने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट कर देंगे, मान लीजिए कोई आपने ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी जैसे जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको किसी स्पेक्ट्रोमीटर में पास करेंगे। जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रोमीटर नहीं है आपके पास, तो सिंपली अगर प्रिज्म से पास करिए तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई भी लाइट पास करते हैं तो क्या है, वो स्प्लिट हो जाती है यस ना। सर। वैसे वैसे रेडिएशंस भी हो सकते हैं कि जो किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसी ग्रेटिंग भी है जो कि इंफ्रारेड की भी लाइट को डिटेक्ट करती हैं और यूवी रेंज की लाइट को भी डिटेक्ट करती हैं। तो ऐसे डिवाइस जो पूरे इंटायर स्पेक्ट्रम को रीड कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी से जो भी इमिशंस निकल रहे हैं, मान लीजिए ब्लैक बॉडी है आपका, ठीक, दिख रहा है ना ये, तो हेलो, यस सर, दिख Yes. रहा है। तो ब्लैक बॉडी है, इसको मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाया है, जिसमें क्या किया आपने, एक इनक्लोजर कैविटी बनाई जिसके इनर वॉल्स क्या हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, ठीक अब है। तक है। नहीं, इनर वॉल क्या है, मेटल के बने हुए, मेटल के क्यों, क्योंकि वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट की तो क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद वो बाहर जाने का तो रास्ता मिलता नहीं है, तो क्या हो जाता है, फाइनली इस ब्लैक बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इसके कैविटी के अंदर वो एब्जॉर्ब कर जाता है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं जो इसका होल है उसकी एब्जॉर्बिटी कितनी है, 100%। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। अब सपोज कर लीजिए कि इस ब्लैक बॉडी को आपने कोई टेम्परेचर टी दे दिया, जब आपने कोई टेम्परेचर टी दे दिया तो क्या होगा, जब टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगी, और ये टेम्परेचर टी दे दिया मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गई कि मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसका मतलब कि रेडिएशन इसके कैविटी के वॉल्स के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी कोई चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस समय कैविटी के अंदर एक नेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन रहती है, इस रेडिएशन का भी टेम्परेचर जो होगा उसे भी हम क्या बोलते हैं कि इस रेडिएशन का टेम्परेचर भी इसी कैविटी वॉल का टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। जो इसके अंदर जो रेडिएशन है उसका भी टेम्परेचर क्या मानेंगे, कैविटी के वॉल्स का जो टेम्परेचर होता है उसी को मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जब जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने क्लास में लेक्चर में रिकॉर्डिंग लेक्चर जो दिया था आपको उसमें बताया था
कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो रेडिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए वॉल्स हैं, ये पेन्स हैं, ठीक है, या आपका कोई भी आपके आसपास जो भी सामान है वो रेडिएट तो करता है, बट हमारी आंखों के लिए क्या है, हमारी आंखें उसको सेंस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हमारी आईज जो है केवल विजिबल रेंज के लिए सेंसिटिव होती हैं, बाकी जो इंफ्रारेड है और यूवी रीजन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे आंख में जो विट्रस लिक्विड होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और रेटिना तक वो नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है उस लाइट, उस रीजन को, स्पेक्ट्रम के उस रीजन, उस पार्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। इसका मतलब हर टेम्परेचर पे रेडिएट हो रहा है। तो मतलब अगर इस समय रूम टेम्परेचर है मान लीजिए 300 केल्विन है, तो इसका मतलब हर एक बॉडी रेडिएट कर रही है, बट 300 केल्विन पे अब मान लीजिए फार्मूला होता है ना कि एनर्जी कैलकुलेट करें, ई इक्वल टू क्या होता है, केटी, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कभी आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जैसे एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल टू क्या होती है, के टी, यही होती है ना थर्मल एनर्जी। तो आप जब कभी कैलकुलेट करके देखिएगा खुद से कि जो ई इक्वल टू क्या होती है, के टी होती है, के टी क्या होती है आपकी, एच नी होती है, एच नी क्या होती है, एच सी बाई लेमडा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टी और लेमडा में यूनिवर्सली कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है उसकी, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर टी इक्वल टू 300 केल्विन है, इस टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू, तो ये आएगा आपका इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ बहुत, एनर्जी बहुत कम होती है। इंफ्रारेड कहाँ शुरू होता है आपका, 400 से 700 तो विजिबल हो गया, 700 से बाद 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर से अबव जो वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक। तो जो भी एमिशंस हमारे आसपास हो रहे हैं वो इंफ्रारेड रीजन में है। इसीलिए ना गर्मियों का जब मौसम आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस समय रेडिएशन विजिबल रेंज में ज्यादा होने मतलब हो सकते हैं, बट ज्यादातर रेडिएशन जो 300 केल्विन या 400 केल्विन के आसपास जो होगी वो आईआर रीजन में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक बॉडी रेडिएट करती है, ठीक है, अगर उसका कुछ टेम्परेचर है तो रेडिएट करती है। ऐसे ही ब्लैक बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी टेम्परेचर टी पे रेडिएट करती है। अब इसके स्पेक्ट्रम को आप मेजर करें, मतलब जो भी वेवलेंथ इससे एमिट हो रही है, ठीक है, उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी जब लोगों ने मेजर किया तो कुछ इस तरह का प्लॉट आया, ठीक है, ये प्लॉट हमने लेक्चर में शो किया है। तो ये प्लॉट आप देख रहे हैं, यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू और टेम्परेचर टी पे इसकी एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, जिसे आप इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यू क्या बता रहा है, वाई एक्सिस क्या बता रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पहले हमने फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जब लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो पाया कि इस तरह का वेरिएशन आता है। देख रहे हैं कैसा आ रहा है, पहले वो इंक्रीज कर रहा है फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, ठीक, इस तरह का शेप आता है। ये शेप तो क्लियर है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड है, ऐसा थियोरेटिकल नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जैसे जैसे क्या नाम है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो इंटेंसिटी इसकी बढ़ती है, और एक बार जब मैक्सिमम इंटेंसिटी चली जाती है तो उसके बाद ये क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है, ठीक। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि चलिए T1 टेम्परेचर पे ये रेडिएशन था, तो फिर उसके बाद इस बॉडी का टेम्परेचर, कैविटी का टेम्परेचर जब फर्दर इंक्रीज किया तो, और जब ये किसी और टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, मान लीजिए कि T2 टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, तो उसकी इंटेंसिटी वेरिएशन को प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का आया। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो शेप तो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, कि ये फ्रीक्वेंसी के साथ पहले इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है फिर उसके बाद इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज कर रही है। लेकिन जो पीक फ्रीक्वेंसी थी, द फ्रीक्वेंसी जिसपे आपको पीक इंटेंसिटी मिल रही थी, वो क्या हो गई, शिफ्ट कर गई। पहले न्यू1 पे पीक मिल रहा था, बाद में न्यू2 पे पीक मिल रहा है, ठीक। इसीलिए जब किसी आयरन को हीट करते हैं ओवन में तो आपने शुरुआत में क्या देखा कि वो रेड कलर का था, मतलब उस समय किसका डोमिनेंस था, रेड कलर का। रेड कलर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन रेड कलर की एनर्जी क्या होती है, रेड वेवलेंथ की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो पहले आपको लो एनर्जी के फोटॉन्स एमिट होते हैं जब लो टेम्परेचर है,
ठीक है, मतलब डोमिनेंस किसकी होती है, लो एनर्जी फोटॉन्स की डोमिनेंस होती है। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, सॉरी, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या है, डोमिनेंस बढ़ता जाता है, किसका, हायर फोटॉन का, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसीलिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो किधर शिफ्ट हो जाता है, पहले तो रेड दिख रहा था लेकिन बाद में ब्लू दिखने लगता है, या सम टाइम ज्यादा टाइम के बाद ज्यादा हीट करेंगे तो व्हाइट दिखने लगता है। इसका मतलब है कि उसकी जो है, उसका क्या है, डोमिनेंस किस वेवलेंथ की है वो चेंज हो गया। तो इस तरह का भी ऑब्जर्वेशन लोगों को है, तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि हाँ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, ठीक है, इंटेंसिटी जिसपे मैक्सिमम मिलती है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, किधर, हायर फ्रीक्वेंसी साइड में। ठीक, अब सपोज चूंकि न्यू क्या है, न्यू लेमडा से रिलेटेड है, न्यू की इन्वर्सली होता है लेमडा। अब अगर इसी प्लॉट को विद रिस्पेक्ट टू लेमडा प्लॉट किया जाए ना, इसी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ प्लॉट किया जाए तो कुछ इस तरह का शेप मिलता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ जो है किधर शिफ्ट हो रही है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ जो है लोअर वेवलेंथ साइड में शिफ्ट हो रही है। ठीक, मतलब कि T1 टेम्परेचर पे ऐसा ऐसे वेवलेंथ की डोमिनेंस थी, ऐसे इमिशंस की डोमिनेंस थी जिसका वेवलेंथ कम अधिक था, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ऐसे वेवलेंथ का डोमिनेंस बढ़ता है, जिसकी जिसका ऐसे इमिशंस का डोमिनेंस बढ़ता है जिसका वेवलेंथ कम होता है। तो इसमें हमें लग बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है। तो अब क्या है कि ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल। अब इसको इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थियोरेटिकल थियरी दी गई, बहुत सारे थियरी दी गई। भाई कोई रिजल्ट मिलता है तभी तो थियरी दी जाती है ना। तो थियरी देने के लिए क्या हुआ, कई तरह की थियरी है। पहले जमाने में क्या था, क्लासिकल फिजिक्स था, क्वांटम फिजिक्स आया नहीं था। तो क्लासिकल फिजिक्स के जमाने में रेली ने एक अपना थियरी दिया था और विंस ने अपना थियरी दिया था। उसके बाद जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो उसके बाद प्लांक्स ने एक लॉ दिया था। तो जो रेली का लॉ था, ये आपको आज हमने आप कैसे डिराइव किया था इसको हमने भेजा है आज के लेक्चर में। पर जो एक्सप्रेशन आता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, मींस इंटेंसिटी, इसका यू न्यू ड्यू न्यू का मतलब क्या है, इंटेंसिटी इन द रेंज ऑफ, एक मिनट, तो इसका मतलब है यू न्यू ड्यू न्यू का मतलब हुआ कि अगर इतना रेंज ले लेना, एक छोटा सा रेंज ले लें डी न्यू, तो इस रेंज की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, इसका मतलब है ना। डी न्यू लिखने का पर्पज यही है कि डी न्यू रेंज में इंटेंसिटी इतनी है। ठीक, जैसे यहाँ है, ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं जा रही है हमसे क्योंकि ये पॉइंटर सही नहीं है। तो ये बता रहा है डी न्यू का मतलब है कि इस रेंज की इंटेंसिटी यू न्यू है, ठीक है ना। यू न्यू इज द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रेंज डी न्यू, ठीक है। तो ये रेलिक जीन्स लॉ था, कट करें इसे, हाँ, तो ये आपका रेलिक जीन्स लॉ था। तो रेलिक जीन्स लॉ का जो आप एक्सप्रेशन है वो आप देखेंगे तो क्या पाते हैं कि 8 पाई न्यू स्क्वायर इंटेंसिटी, अगर डी न्यू वाला पोर्शन छोड़ के दोनों साइड में है तो यू न्यू क्या है, इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड कर रही है, 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी बाई सी क्यूब। 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, न्यू और टी। तो इसका रेलिक जीन्स लॉ ने कहा कि जो इंटेंसिटी वो कैसे बढ़ती है, एच न्यू स्क्वायर। तो रेलिक जीन्स का जो फार्मूला था वो था कि इंटेंसिटी जो है विद फ्रीक्वेंसी एज ए न्यू स्क्वायर इंक्रीज होती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब न्यू स्क्वायर के साथ इंक्रीज हो रही है, बट ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर टी फिक्स है, मतलब पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर ये प्लॉट है तो न्यू स्क्वायर बढ़ती जाएगी, न्यू जैसे बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आगे डिक्रीज नहीं हो रही है। तो रेलिक जीन्स लॉ क्या है, पूरे कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, केवल इस छोटे से पार्ट को ही एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है, इतना ही रीजन को वो एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो हम कहते हैं रेलिक जीन्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली लो फ्रीक्वेंसी साइड। ठीक है, ये कह सकते हैं ना, रेलिक जीन्स लॉ क्या है, लो फ्रीक्वेंसी साइड के लिए ही अप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो है
जैसे जैसे न्यू इंक्रीज करते हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाता है, कहीं आके वो मैक्सिमम अटेन नहीं करता है, पीक आपको नहीं मिलती है। ठीक, ये तो हो गया। तो रेलिक जीन्स लॉ में एक कमी थी। ठीक, मतलब क्लासिकल प्रिंसिपल्स पे इसको डिराइव किया गया था ना, यूजिंग द क्लासिकल प्रिंसिपल्स। अब दूसरा देखिए, इसमें एक और है टी। तो ये ठीक है कि इनका करेंगे मतलब कि जब टी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो वो तो सही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। बट ये न्यू स्क्वायर केवल, मतलब ये ओवरऑल जो न्यू स्क्वायर क्या बता रहा है कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए ये रेलिक जीन्स लॉ पूरी तरह से करेक्ट नहीं था। ठीक, बट इसको हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि रेलिक जीन्स लॉ का ही यूज करके प्लांक्स ने अपना ये लॉ दिया। ठीक, तो इसके बाद जो है क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल प्रिंसिपल का यूज करके विंस ने भी एक लॉ दिया था। विंस के दो तरह के लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ, तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ तो आप जानते हैं, लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेवलेंथ किसी टेम्परेचर पे आप ये बता सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे आपको पीक किस वेवलेंथ की मिलेगी, यही है ना, विंस लॉ से यही पता लगा सकते हैं ना। जैसे आपको वन नोट में बताते हैं, आपका जो फार्मूला था विंस डिस्प्लेसमेंट डॉट का, लेमडा एम टी इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है, 0.283 सेंटीमीटर में समथिंग होता है। तो ये बताता है कि मान लीजिए आपका कोई ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, किसी टेम्परेचर टी पे, तो ये फार्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पीक कहाँ मिलेगी, किस वेवलेंथ पे पीक मिलेगी, या किस वेवलेंथ पे किस फ्रीक्वेंसी पे पीक मिलेगी। ठीक है, तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का काम बस इतना ही है, ये केवल ये प्रेडिक्ट कर पाता है कि किस वेवलेंथ, किस टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे पीक किस वेवलेंथ की होगी, किसका डोमिनेंस होगा, सिर्फ आप ये बता सकते हैं। तो इन डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ यही बताता है कि पीक किस पोजीशन पे मिलेगी। ठीक, तो वो तो ठीक है, विंस लॉ करेक्ट था, हमेशा भी है। ठीक है, अब विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ था, एक और विंस ने एक और ला दिया था, विंस ला दिया था। विंस ला क्या है, इंटेंसिटी के बारे में बताती है। उन्होंने ये इंपेरिकल फार्मूला दिया, उन्होंने कोशिश की कि इस पार्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो उन्होंने ये दे दिया 8 पाई एच न्यू क्यू बाई सी क्यू इंटू ई टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। इसका मतलब क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, जब न्यू स्मॉल होता है, तो ई जो ई है, ई का पावर ई टू पावर माइनस एच न्यू क्या हो, एच न्यू क्या हो जाएगी, जब न्यू स्मॉल है तो एच न्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम होगी ना। तो जब ई एच न्यू कम होगी तो आप जब इसका एक्सपेंशन करेंगे, अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिखते हैं ना, ई टू पावर एक्स, ठीक, ई टू पावर एक्स एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, तो अगर एक्स स्मॉल है, एक्स क्या है, स्मॉल है, तो क्या होगा, ई टू पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर और छोटी होती जाएगी। तो आप इसको जस्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, एक्स इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू स्मॉल है, मतलब एक्स जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ई टू पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि जब लो फ्रीक्वेंसी साइड में, ठीक, ये जो है जीरो होगा, ठीक, ये टर्म नियरली जीरो हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि ये फ्रीक्वेंसी न्यू क्यूब की तरह इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक, एज ए फंक्शन ए वाला तो जीरो हो गया लगभग ऑलमोस्ट, तो न्यू क्यूब की तरह होनी चाहिए। और उसके बाद जब हाई फ्रीक्वेंसी साइड में क्या हो जाएगा, जब न्यू की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ इसमें आपने लिखा है ना, ये ई टू पावर एक्स है, ई टू पावर माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। तो जब एच न्यू बड़ा है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी साइड में, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा ना, ई टू पावर माइनस एच न्यू के टी डोमिनेंट हो जाएगी। तो ये क्या करेगी कि ये क्या बता रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर ई टू पावर माइनस, एक मिनट, ई टू पावर माइनस एक्स है तो इसका मतलब वाई इजकल टू ई टू पावर माइनस एक्स है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यही मतलब हुआ ना।
तो जब ये टर्म डोमिनेट करेगा तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा था कि ये क्यों वेवलेंथ, क्यों इंटेंसिटी डिक्रीज करती है हायर फ्रीक्वेंसी साइड में, ठीक। ये वीन्स लॉ तो समहाउ एक्सप्लेन तो कर ले रहा था, बट ये क्या था, ये इसका कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ये एम्पिरिकल फार्मूला था, ठीक है। मतलब अपने प्रयोग ज्ञान से इन्होंने इसको, इस फार्मूले को इस्टेब्लिश किया था, ठीक। वीन्स लॉ तो आपको क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? ये लेक्चर्स हमने शेयर कर दिए हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा जो डाउट है उसको तो कम से कम क्लियर कर लीजिए, डाउट तो क्लियर करना जरूरी है ना। यस सर। हाँ, तो ये वीन्स लॉ तो समझ में आया ना आपको कि नहीं यस आया? सर। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना है, ठीक है। उसके बाद जो है प्लांक्स लॉ आता है। प्लांक्स लॉ क्या होता है, प्लांक्स लॉ के लिए जो एक्सप्रेशन है वो ये आता है। प्लांक्स लॉ जो है पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर पाने में एबल था, ठीक है। मतलब ये थियरी जो है पूरे स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब कर पा रही थी कि क्यों ये इंक्रीज करती है, क्यों ये डिक्रीज करती है, ठीक। तो जस्ट हमने क्या देखा, एक उसके बाद आपको हमने क्लास में डिस्कस किया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी क्या है, एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया था, इसका कोई थियरी नहीं दिया गया था, उन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा कि टोटल इंटेंसिटी जो है वो फोर्थ पावर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये तो आप लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ रखे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब कि एरिया, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपकी प्लांक लॉ से दिया जा, स्टीफन लॉ से दिया जा सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि जैसे एरिया अंडर द कर्व विद टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिया और उस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड किया कि इंटेंसिटी जो होती है, एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक। फिर उसके बाद ये विन्स लॉ तो होगी, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है रेलिक जीन्स लॉ। इसका भी लेक्चर आज हमने शेयर किया है, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रेलिक जीन्स में क्या कंसीडर किया। उन्होंने पहले तो ये अज्यूम कर दिया कि जो कैविटी है, ठीक है, तो कैविटी के अंदर अगर कोई रेडिएशन है, ठीक, तो रेडिएशन जो है क्या हो जाएगी, मान लीजिए रेडिएशन है, मतलब रेडिएशन क्या है, बेसिकली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कैविटी के वॉल से बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, बट नेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑलवेज परसिस्ट रहे इनसाइड द कैविटी। इसके लिए जरूरी है कि कैविटी के अंदर जो रेडिएशन हो किस फॉर्म में हो, स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये माना कि कैविटी के अंदर जो भी रेडिएशन है वो सीरीज ऑफ स्टैंडिंग वेव्स है। और स्टैंडिंग वेव्स कौन जनरेट कर रहा है, स्टैंडिंग वेव्स, कोई भी वेव जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, चार्ज का ऑसिलेशन होना चाहिए ना। तो कैविटी के वॉल्स पर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके न्यूक्लियस से अटैच्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो ऑसिलेशन हो रही है उसकी वजह से वेव्स जनरेट होते हैं। मतलब कि आप ये मान सकते हैं कैविटी के वॉल्स पे बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। वो ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, इस स्टैंडिंग वेव्स को जनरेट करते हैं। तो उन्होंने माना कि अगर एक ऑसिलेटर की एनर्जी हमें पता रहे और हम टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कैविटी के अंदर कितनी इंटेंसिटी है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने के लिए जो कंडीशन था वो क्या था आपका, मान लीजिए अगर कोई एक्स डायमेंशन में कोई कैविटी है तो उसके लिए जो कंडीशन है Jx=2L/λ। कोई डाउट है कि आप लेक्चर देख लेंगे उसके बाद फिर इसको डिस्कस किया जाए? सर लेक्चर देखने सर। ठीक है, ये नोट्स भी हम शेयर कर दे रहे हैं उसी पे, और उसको भी देख लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक। यस सर। इसमें एक चीज और है कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जो हमने जो लेक्चर शेयर किया है वो है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, एक ये नहीं,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये नहीं, ये आगे। तो उसमें ये सिर्फ बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको पहले एक लेक्चर और मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। वो लेक्चर है आपका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पे। जैसे कोई फोटान की जब आप बात करते हैं तो फोटान क्या है, ड्यूअल नेचर शो करता है ना, कि Yes, वेव sir. की भी प्रॉपर्टी Yes, sir. शो करता है। पार्टिकल की भी। हाँ, तो वेव की जब प्रॉपर्टी शो करने वाले एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए। इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन। हाँ, नहीं पोलराइज, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तीनों जो है, तीनों से वेव प्रॉपर्टी कंफर्म होती है। कोई ऐसा बताइए जिसे पार्टिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल नेचर शो करता है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग काफी अच्छा पढ़े हुए हैं। तो जो उनका क्या नाम था, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी किसने दिया था? डी ब्रॉगली। I can हाँ, डी ब्रॉगली ने कहा कि जैसे लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी एक रिलेशन आता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है आपका? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है? मोमेंटम। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके वो कैसा वो वेव शो करेगा ना, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो एक्चुअल क्या था कि डी ब्रॉगली इंस्पायर्ड थे फोटान की प्रॉपर्टी को देख के। उन्होंने कहा कि जैसे कोई फोटान वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, वैसे ही मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन क्या क्वांटम पार्टिकल टाइप का, बहुत स्मॉल साइज है, इसे क्वांटम पार्टिकल बोल सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ भी कुछ वेव बिहेवियर एसोसिएट, वो भी वेव बिहेवियर शो करना चाहिए। तो अगर वो वेव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो उसका वेवलेंथ उन्होंने बताया कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होगा। ठीक है, तो फोटान की प्रॉपर्टी को देख के उन्होंने कहा कि सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट भी वे प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी क्या। मान वेलोसिटी बहुत कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो वेव बिहेवियर नहीं शो करेगा। तो ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे, इसका भी हम आपको शेयर कर देंगे। मतलब आप जानते रहिए क्या होता है ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या होती है, तभी आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थोड़ा समझ में आएगा। तो वेव इक्वेशन क्या है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता था। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे ही होता था ना, एक साइड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करते थे, इधर ऐसे प्लॉट करते थे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिखते थे ना, क्या ऐसे लिखते थे, E इक्वल टू E0 e टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को ऐसे एक्सप्रेस करते थे आप। के क्या था, वेव प्रोपगेशन वेक्टर, ओमेगा क्या थी आपकी फ्रीक्वेंसी थी। ठीक, तो डी ब्रॉगली जब मान लीजिए कोई मटेरियल, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ही किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके साथ क्या होगी, कुछ वेवलेंथ होगी। ठीक, वेवलेंथ क्या होगी, एच अपॉन पी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, एच अपॉन पी। पी का मतलब क्या है, एम वी। ठीक, अगर उसके अंदर वेलोसिटी है तो उसके अंदर वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं। तो मतलब उसका भी कुछ बिहेवियर जो है इसी तरह का होगा। अगर वे भी वेव कोई पार्टिकल अगर वेव बिहेवियर शो कर रही है, तो उसको भी आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ ई क्या है, ई क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पीरियोडिक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई मटेरियल वेव है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का कोई वेव है, तो उसको आप कैसे, उसकी वेव को कैसे, उसमें ऐसी क्या चीज है जो कि पीरियोडिक हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं साई। साई क्या होता है आपका, वेव फंक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, साई क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में
पीरियडिसिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ना जो कि पीरियडिकली वेरी करता है विद टाइम और विद स्पेस। वैसे श्रोडिंगर ने ये एज्यूम किया कि ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होती है, ये साई होता है जिसे हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड करते हैं, इसका वेरिएशन होता है विद टाइम। तो इसका भी आप अगर लिखेंगे, अगर इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड साई 0 हो तो साई कैसे वेरी करेगी? e टू पावर आई के, मान लीजिए x डायरेक्शन में मूव कर रही है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ इस तरह का वेरिएशन होगा। अब दोनों के बीच में क्या, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है साई का? तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है, किसी लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? पढ़ा होगा ना उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंटिंग वेक्टर वाले चैप्टर में, 1/2 एप्सिलॉन 0 c e स्क्वायर, यही था ना इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड यस से। सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम है तो यहाँ पे उस समय इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो ऐसे ही मान लीजिए जब फोटान नेचर कंसीडर करेंगे तो फोटान नेचर में इंटेंसिटी कैसे दिखाते हैं? नंबर ऑफ फोटान, एन क्या है? नंबर ऑफ फोटान एच न्यू। मान लीजिए कोई सिंगल फोटान है तो इंटेंसिटी कम होगी, आपके पास एकाएक हजारों फोटान आ जाए तो क्या हो जाएगी? वहां पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब अगर किसी इस वेव में, तो यहाँ देखिए अगर इस वेव में अगर कहीं इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत 0 है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ही कम है। तो अगर इसका करस्पॉन्डेंस साई के साथ देखें, जो साई वेव होगी किसी पार्टिकल की, तो क्या बताएगी? साई जहाँ पे मैक्सिमम होगी उसका मतलब क्या है? साई पार्टिकल है, साई किसके लिए? पार्टिकल के लिए है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही है, अगर साई ज्यादा है कहीं पे तो इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह साई को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब साई जहां ज्यादा होगी इसका मतलब है पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा होगी। तो जैसे ये रिलेशन था ना, आई क्या प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड के इंटेंसिटी जो थी वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर थी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी उसको हम साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ई स्क्वायर क्या है? यही बताता है ना कि कहाँ पे फोटॉन्स की बंचिंग ज्यादा है। ठीक, ई स्क्वायर ही बताता है। इसे साई स्क्वायर क्या बताएगा? कहाँ पे पार्टिकल्स की पाए जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक, तो इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आया ना साई? यस सर। तो साई क्या है? साई का वैसे तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में उधर है, नेगेटिव साइकिल में इधर आ जाता है। तो बट साई स्क्वायर क्या बताता है? साई स्क्वायर बताता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्योंकि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, यही तो डिफरेंस है दोनों में ना, कि जब कोई वेव बिहेवियर शो कर रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप क्या जानते हैं? क्या था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। पोजीशन एंड मोमेंटम किसी भी हाँ, पार्टिकल का एक साथ नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर वो वेव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका एग्जैक्टली पोजीशन तो आप बता नहीं सकते हैं, नहीं बता सकते हैं ना। बट हम ये बता सकते हैं कि किस पोजीशन पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर हम उसका वेव फंक्शन जानते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं कि इस पोजीशन पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन का फिजिकल मीनिंग कुछ क्लियर है कि कुछ डाउट अभी भी है आप लोगों के अंदर? सर साई स्क्वायर का एक बार बता दीजिए। टाई स्क्वायर जो है, जैसे हमने ये देखा, आप ये देखिए, पर आप किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? ये देखिए कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं लाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी है कैसे दी जाती है? 1/2 एप्सिलॉन 0 c e स्क्वायर। ठीक, तो मान लीजिए फोटान जब वेव की तरफ बिहेवियर शो करता है तो उसकी इंटेंसिटी के लिए रिलेशन है ई स्क्वायर। क्या बताता है? ई स्क्वायर से रिलेटेड है इंटेंसिटी। ठीक, और इंटेंसिटी किससे भी रिलेटेड है? नंबर ऑफ फोटान से। नंबर ऑफ फोटान जहाँ ज्यादा होंगे, मतलब फोटान की संख्या जहाँ ज्यादा होगी वहाँ इंटेंसिटी
ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब वहां पे फोटॉन की संख्या ज्यादा है, कहीं एम्पलीट्यूड कम है उसका मतलब वहां पे फोटॉन की संख्या कम है। अगर इसका करस्पॉन्डेंस हम किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए लें, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अगर कोई वेव है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का वेव है, अगर यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक, इसका मतलब अगर साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ज्यादा है, यही ना, तो साई क्या है, वेव बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब ये साई का वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टाइम एंड पोजीशन। तो अगर यहाँ पे साई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या बताता है, साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होने का अगर इससे हम करस्पॉन्डेंस ले तो वहां बताता है कि वहाँ पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक, अगर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, बट मान लीजिए सिंगल पार्टिकल है और वो वेव बिहेवियर शो कर रहा है, तो पूरे इंटायर स्पेस में उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पार्टिकल तो कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो साई स्क्वायर क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर इंटायर स्पेस, ठीक है, ठीक, ओवर इंटायर स्पेस, मान लीजिए dx लिखा है पर मान लीजिए आप dv लिख दें, ठीक है। अगर वन डायमेंशनल वेव है तो x लिख सकते हैं, अगर थ्री डायमेंशनल है तो आप थ्री डायमेंशनल स्पेस है तो आप dv लिख सकते हैं। तो पूरी स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, साई स्क्वायर dv कितना होगा। साई स्क्वायर क्या बता रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ रहे ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब कि वहां पे उस पॉइंट पे उसके पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल तो होगा ही ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जब वॉल्यूम के वन साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन रिलेशन। मान लीजिए कोई फंक्शन अगर लिखा है आपने नॉर्मलाइज नहीं है, तो ऐसे ही उसको इस कंडीशन का अप्लाई इम्पोज करके आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो आप ये जानिए यहाँ पे साई क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। और साई स्क्वायर क्या बताता है आपका, जैसे यहाँ इंटेंसिटी ये बता रहा है, वैसे साई स्क्वायर क्या बताता है, डेंसिटी बताता है पार्टिकल की। ठीक, ये भी तो डेंसिटी ही है ना। क्यों, क्लियर है कि नहीं, जी सर। यस सर। क्लियर है ना। तो अब उसके बाद मान लीजिए आपका नोट्स है, तो इसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव किया था। तो तीन थियरी ऑलरेडी यू नो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द पार्ट, कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, स्पेस में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उसकी दो तरह की एनर्जी होगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। होगी ना, काइनेटिक एनर्जी p²/2m और पोटेंशियल एनर्जी v होगी। दूसरा, आइंस्टीन लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, मतलब यही रिलेशन है ना। किसी फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। तो न्यू को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ हमने लिखा है एच क्रॉस, ठीक, एच क्रॉस का मतलब या एच बार, एच बार का मतलब हुआ एच अपान 2 पाई। तो ये जब 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ गया आपका 2 पाई न्यू। तो जैसे यहाँ पे जो एच बार लिखा है या समटाइम एच क्रॉस करते हैं, ये क्या है आपका बेसिकली एच अपान 2 पाई ही है, और ओमेगा क्या है 2 पाई न्यू। तो एच न्यू लिखा है तो इसको आप एच क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे देखिए यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अच्छा ये नहीं हो रहा। तो जो ये तीन हाइपोथेसिस हमने यूज किए। पहले क्या था, टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सम होगी, और फोटॉन कितनी होगी, फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है इक्वल टू एच न्यू। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू एच अपान पी। सो मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, एच बाई लेमडा, और लेमडा किसके बराबर होता है, लेमडा होता है के लेमडा आपका मान लीजिए एच क्रॉस लिखा है ना, तो मतलब एच अपान 2 पाई लिख दीजिए, एच अपान 2 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई बाई लेमडा को हम क्या बोलते हैं के, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है एच क्रॉस के। ठीक, तो आप मोमेंटम को क्या वेव प्रोपगेशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, के भी एक तरह से मोमेंटम ही है, बट पी इज एच क्रॉस के। ठीक है, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब कोई भी
पार्टिकल वेव है तो इस तरह इस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। साई क्या है उस वेव की? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। ये कोई कांस्टेंट है और ये जो है आपका फेज बताता है कि टाइम और स्पेस के साथ कैसे उसका फेज वेरी करता है। मतलब ये बेसिकली ऑसिलेटरी टर्म है, ये ऑसिलेटरी बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए डेल साई बाई डेल टी, तो ये आएगा। ठीक है, तो ओमेगा को आप इस रिलेशन का यूज करके, ओमेगा का इस रिलेशन का यूज करके ई के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ओमेगा को हमने ई बाई एच क्रॉस लिख दिया। ठीक, तो अब क्या आ गया आपको? ई ओमेगा ई साई इजकल टू आपको ये एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, ई साई इजकल टू ये एक्सप्रेशन आपको मिला। क्या मिला? आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी है वो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। क्योंकि साई पे जब हम ऑपरेट कराते हैं तो क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। क्योंकि आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी को जब हम साई पे ऑपरेट किए, मतलब जब साई का ये वेक्टर जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? एनर्जी मल्टीप्लाई बाई वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन एज इट इज तो मिल ही जाता है। तो इस इतने को आप जो है इसमें को आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। ऐसे ही इसे तो मान लीजिए साई को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके आपने किया, क्योंकि एक्स और टी दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे साई को इस एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर, और ये इतना टर्म क्या हो जाएगा? साई। तो अगेन इसमें भी के एक्स को पी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास जो रिलेशन आएगी ये आती है डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस। तो आपका ये पी एक्स स्क्वायर बाई 2m साई के लिए ये रिलेशन आती है। अब आप जानते हैं कि मोमेंटम क्या होगा? 3 डायमेंशन में अगर है, 3 डायमेंशन स्पेस की बात करें तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको अब साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए पी स्क्वायर साई बाई 2m। तो आप ये जो रिलेशन है पी एक्स स्क्वायर साई बाई 2m की जगह पे लिख सकते हैं पी वाई स्क्वायर बाई साई पी वाई स्क्वायर साई बाई 2m की जगह पे आप लिख सकते हैं एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर। जब वो लिखते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलती है। ठीक, अब क्या करिए कि ये रिलेशन आपको मिल गए। अब ये आपका जो फर्स्ट रिलेशन था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको जो है ऑपरेट करा दीजिए किसी वेव फंक्शन पे। तो दोनों साइड में हमने साई से मल्टीप्लाई कर दिया। ई साई की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए और पी स्क्वायर साई बाई 2m की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, ये आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो, यस सर, यस सर। तो और आगे बताएं कि रहने दें? रहने दीजिए सर। अभी रहने दीजिए। उतना पढ़ी, ये सब पढ़िए, फिर कोई डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बेहिचक हमसे पूछिए। ठीक है, तो जो भी डाउट सर होगा ये नोट्स जरूर भेज दीजिएगा। बिल्कुल नोट्स भेज देंगे। आप ही लोगों के लिए नोट्स बनाया है तो भेजेंगे ही। ठीक ना? और कुछ पूछना है? पढ़ने में किसी को दिक्कत आ रही हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, किताब कौन सा लें, सब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए कोई, क्योंकि आप लोग तो है नहीं, मिल तो पा नहीं रहे हमसे। तो अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, बुक्स की प्रॉब्लम हो किसी को, बुक्स खरीद लिया सब? जो मतलब 5 यूनिट के लिए वो देखिए वो बीके पांडे वाली बुक या एसके गुप्ता वाली बुक खरीद लीजिए। एग्जाम में पास होना जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम में पास होने के लिए वो चूंकि क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं। ठीक, तो उस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम आसानी से पास कर जाएंगे। क्योंकि हमारे वहाँ जो स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लास करते थे 100 में 100 भी पाए हैं फिजिक्स में। ठीक ना? तो नोट्स आप बनाते जाइए, प्लस उस बुक में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिए होंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बहुत छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले केस में डिस्कस किया था ना कि
आपका मान लीजिए कोई 100 वाट का बल्ब है, उससे 10 मीटर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपकी उस ये जो लोकल बुक्स है एस.के. गुप्ता की या बी.के. पांडे की, तो उसमें दिए हुए हैं, क्योंकि ये लोग ये के टीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखे हुए हैं। तो आप उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी हो जाएगी। तो सारी यूनिट तो मिल भी जाते हैं ना उसमें, एस.के. गुप्ता वाले में भी तो सारी यूनिट्स मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सर। और कुछ? सर ये एक बुक ले लिए सर, हाँ। आर्थर बाइस्टर की एक बुक ले लिए हैं। बाइजर की बुक तो बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन उसमें आपको पूरा यूनिट तो मिलेगा नहीं। तो पहला और थर्ड मिला है फिर। हाँ, पहला और थर्ड मिल रहा है ना, तो बाकी सारे नहीं मिलेंगे। तो बुक बहुत अच्छी है बाइजर की, तो आप एक ले लीजिए ना उसका, इंजीनियरिंग फिजिक्स की कोई बुक ले लीजिए, एस.के. गुप्ता की ले लीजिए कोई। देखिए बुक होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्विक टाइम में रिवाइज करना है, तो आपको 2 चीजें बनानी होंगी, एक नोट्स बनानी होंगी। नोट्स बनाए रहेंगे तो मान लीजिए आप 3 महीने पढ़ते हैं, लेकिन आपको रिवीजन तो एक ही दिन में करना होता है ना, तो नोट्स बनाए रहेंगे तो जल्दी से आप रिवाइज कर सकेंगे। तो इसलिए आप नोट्स भी बनाते जाइए अपने हिसाब से, कई सारी बुक्स को देख के। और देखिए इस एग्जाम में जो है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। जैसे अगर हम आपको सिलेबस दिखाएं, ये सिलेबस खोल रहे हैं, यही आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इस सिलेबस से बाहर का नहीं पूछता है। जैसे एग्जाम में आ सकता है, आप कोई वाला मान लीजिए इसमें बात करें, मैं अभी जस्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स वाला पोर्शन अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिखा है, तो कोई एग्जाम में समझिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही पूछेगा। स्टीफेंस लॉ लिखा है तो स्टीफेंस लॉ ही पूछेगा, विन्स लॉ नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ विन्स लॉ लिख दिया है, तो इसका मतलब आपको स्टीफन लॉ भी पढ़ना है, विन्स लॉ भी पढ़ना है, और रेली जीन्स लॉ पढ़ना है, प्लांक्स लॉ पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक ना। तो अब देखिए रेली जीन्स लॉ लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि रेली जीन्स लॉ का एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए, और उसको कैसे डिराइव किया गया है वो भी पता होना चाहिए, ठीक। और उससे रिलेटेड एक आध छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी लिख दिया, मतलब आपको वही रिलेशन पढ़ना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। मैटर वेव क्या होती है, तो इसी से आपका आ जाएगा, तो इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए एग्जाम में अगर लिखा है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो बस आप इतना ही पढ़िए, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, और उसका उपयोग करके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है ना, एक प्रॉब्लम दे भी रखा है कि solution to stationary state Schrödinger wave equation for one dimensional particle in a box। अब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करके आप कैसे उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू है उसका प्लॉट करेंगे। अब वन डायमेंशनल बॉक्स लिख दिया है, तो आपको 2 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, या 3 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बस इसी वही प्रॉब्लम करिए, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर उठाए तो पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक ही पढ़नी है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप ले लीजिए, मतलब जो भी नोट्स बनाना है, उसके अदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो जैसे कॉम्पटन इफेक्ट लिखा है, तो बस आपको उतना ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला यूनिट है, अब इसमें हीलियम नियॉन लेजर और लुबिड लेजर मान लीजिए सिलेबस में है, तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम, ठीक है, या प्रिंसिपल, केवल इन्हीं 2 लेजर का पढ़ना है। अब आपको एनडीआर लेजर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनडीआर लेजर या CO2 लेजर वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना दिया है सिलेबस उतना ही पढ़िए, नहीं तो पूरी किताब पढ़ेंगे तो लेजर की इतनी मोटी बुक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये यूनिट बहुत छोटा है, यूनिट जो है ये बहुत छोटा है, और हम लोग 1-2 टॉपिक और ही डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा। सिलेबस सही था ना आपका? हाँ। अब देखिए आपका क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है, हमें अभी 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं, प्लांक्स लॉ, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक। अब बाकी आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा, स्टीफेंस लॉ हो गया, विन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ हमने ऑलरेडी बता दिया है,
टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमने डेरिवेशन आपको लेक्चर नोट्स दे दिया है, और ये देखिए ये भी दे दिया है सॉल्यूशन टू स्टेशनरी। एक 3 टॉपिक हमें बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन और प्लांक्स लॉ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इतना ही आपको बताना है। तो ये यूनिट आपकी 3rd यूनिट खत्म हो जाएगी। ये सारे बाकी के यूनिट बहुत छोटे-छोटे हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स वाली यूनिट है लेजर्स की, तो इसमें आपको बहुत छोटा-सा देखिए लेजर वाला जो पार्ट है स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड, और ये प्रोसेस पढ़ना है स्पॉन्टेनियस इमिशन का और स्टिमुलेटेड इमिशन का और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद आइंस्टीन कोएफिशिएंट, फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, मतलब बहुत छोटे-छोटे टॉपिक है, लेंथी नहीं है।